दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा भौतिक विज्ञान के दूसरे सैंपल पेपर की। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर जो भौतिक विज्ञान 12th क्लास का पहला सैंपल पेपर मैंने आपको धुआंधार तरीके से सॉल्व किया है एक एक वीडियो में। और आपको जानकारी दे दूँ, इससे पहले का जो सैंपल पेपर था वो टोटल 3 वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कहीं आप लोग लंबे टाइम देखकर बोर ना हो जाओ और वीडियो को बीच में ना छोड़ दो। तो चलिए दोस्तों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक विज्ञान 12th क्लास का सैंपल पेपर नंबर 2। तो तैयार हो जाइए, अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर एकदम धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को उखाड़ कर फेंकने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि सुपरफास्ट एक्सप्रेस 30 मिनट 40 मिनट के लगभग से पहले रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इसके स्टेशन 30-40 मिनट बाद ही आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें जो आपको दिया है भाई, खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक होगा। और भाई 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। तो चूंकि मैं चारों ऑप्शन पर यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि कौन सा ऑप्शन क्या होने पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन का मात्रक। अगर मैं आपको एप्सिलॉन 0 का मात्रक यहां पर बता दूं तो भाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो देखो एक चीज बताओ, इसका जो भी आपको फॉर्मूला याद हो ना, ऐसा फॉर्मूला जिसमें एप्सिलॉन 0 आपने यूज किया हो कभी भी, तो ऐसे फॉर्मूले को आप यहाँ पर लगा सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना सीधा सा मात्रक निकाल सकते हो। देखो, अगर मैं बात करूं कि f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, सही है। तो मैंने कहा बल का मात्रक न्यूटन, और भाई 1/4 पाई का मात्रक नहीं होता, और एप्सिलॉन 0 का मात्रक हमें यहाँ पर निकालना है, और Q का मात्रक कूलाम। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, क्योंकि दूसरे कूलाम का मात्रक दूसरे Q2 का मात्रक भी कूलाम, और R स्क्वायर का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो भाई अब आप इसको वहाँ भेज दीजिएगा। तो मैंने कहा एप्सिलॉन 0 बराबर कूलाम स्क्वायर और अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब जरा मैं ऑप्शन की बात करूँगा कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पर ये दिया हुआ हो सकता है। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ मिल सकेगा भाई। तो मैंने कहा एक तो ऑप्शन नंबर ए कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर, और बी में दिया है कूलाम न्यूटन -2 और मीटर की पावर -1, सी में दिया है कूलाम मीटर, एंड डी में दिया है भाई कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कूलाम को CU भी लिख सकते हैं क्या, और न्यूटन को न्यूटन इनवर्स और मीटर को ऐसे लिख सकते हैं। तो जहाँ तक लगता है मुझे कूलाम स्क्वायर यहाँ है और न्यूटन के भी ऊपर -1 यहाँ है। तो ए इज राइट ऑप्शन। तो भाई पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो ए क्वेश्चन नंबर क्या है का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए अपना सही किया था तो उनका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ दूसरे क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। उसमें क्या है, रेडियो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति उदासीन कौन होता है भाई। तो रेडियो तरंगे, गामा तरंगे, अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे, ये आप समझ सकते हैं एकदम। जो हमारी पहले फिजिक्स बुक का यानी कि फिजिक्स की बुक का जो पहला खंड है इसका, तो लास्ट चैप्टर
इसमें मैंने आपको पराबैंगनी किरणों के बारे में भी बताया था, है ना, एक्स किरणों के बारे में, पराबैंगनी किरणों के बारे में, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्ट्रा वायलेट। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको डिस्कस किया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर रेडियो तरंगे और गामा, और सी में कह रहा है अल्फा, और फिर कह रहा है आपको बीटा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर रेडियो तरंगे तो उदासीन नहीं होती है भाई। गामा तरंगे आपको याद भी होगा कि जब हम रेडियो एक्टिव किरणों का अध्ययन करते हैं तो अल्फा बीटा किरणें जो है धनात्मक ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होती है, लेकिन जो हमारी गामा किरणें हैं वो किसी भी क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है गामा तरंगे, तो जिन बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी चॉइस किया होगा उनका राइट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो गामा रेंज के साथ चला जाएगा इसका बी ऑप्शन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस नहीं था, तो इसलिए आप इसको मौखिक समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ से समझा दिया आपको, और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ भी गया होगा। इसी के साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर क्या है, मैं कह रहा है L अपॉन R का V में सूत्र यदि L प्रेरकत्व R प्रतिरोध। तो देखिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा भाई आपको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें दिया L अपॉन R का V में सूत्र कह रहा है, और इसमें कह रहा है क्या कि जो L है और जो दोस्तों R है, मैंने कहा जो इसका L है और R है ये क्या है, ये मैं कह सकता हूं कि प्रेरकत्व और प्रतिरोध हैं, ये दे भी रखे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो बच्चों जो हमारा L अपॉन R का V में सूत्र है ना, ये हो जाएगा केवल T, और ये इसमें दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में। तो जो पहले वाला ऑप्शन है इसका T, तो यही इसका सही है, यानी कि M की 0 L की 0 और T, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। तो इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या है भंवर धाराएं किसे कहते हैं। अगर मैं भंवर धारा की बात करूं तो इसको सबसे पहले किसने खोजा था भाई, तो फोको नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। और तो देखो बच्चों, भंवर धारा को मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख चुका हूँ, तो आप बेसिकली देख सकते हो कि यदि किसी धातु की मोटी प्लेट को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाए, मतलब हमारे पास धातु की कोई प्लेट होनी चाहिए मोटी, और उसको कहाँ रख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, और जो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसको मूवमेंट किया जाए, गति किया जाए, तो प्लेट से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा को भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है। और कल भी मैंने आपको इसी क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि भाई जो मोटर वगैरह होता है तो उसमें जो खामा धारा बहने लगती है ना, तो उसी को हम भंवर धाराएं कह सकते हैं। भंवर मीन्स त्रिशत चक्रवात, अंधी तूफान की तरह एकदम धड़ाधड़, तो वो भंवर धारा ही है। और अगर मैं बात करूँ इसकी खोज की, तो फोको नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, फोको, ठीक है। तो फोको नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इतनी बात भी आप जानते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने वीडियो, चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर किसी स्थान पर नति कोण, क्षैतिज कोण तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो चुंबक से संबंधित चैप्टर है, इसमें दिक्पात कोण वगैरह आपने पढ़े, नति कोण वगैरह पढ़े है ना, तो उसी का सूत्र यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीन, इसमें कह रहा है नति कोण, ठीक है। चलो बच्चों एक बात बताओ, आपको पता होगा कि मैंने जो आपको बताया था कि BH² और BV², मैंने कहा हॉरिजॉन्टल के लिए और वेंट्रिकल के लिए, क्षैतिज के लिए और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ये मेरे पास BE का मान होता है भाई, BE का मान। और अगर मैं इसके घटकों की अलग अलग बात करूं तो क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, tan, है ना। तो tan BV हॉरिजॉन्टल ऊपर, तो tan थीटा बराबर ये जो क्षैतिज वाला है, मैंने कहा क्षैतिज वाला ऊपर लेंगे, और भाई जो आपका BH है इसको लेंगे आप नीचे। तो इस प्रकार से आप दिशा भी निकाल सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि V/H। तो ये इसमें संबंध पूछ रहा है, एक नंबर का कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब और जगह नहीं है यहाँ पर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन में कह रहा है किरचॉफ के धारा नियम को लिखिए। और अगर मैं किरचॉफ नियम की धारा की बात करूं तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, इसमें आप एक काम कर लो, इसमें कोई ये बिंदु लगा लो, ये मान लो ये कोई सिरा है और ये ज्वाइंट है, ये सिरा I1
I2 I3, ठीक है, I4 I5 I4, है ना। तो मैंने कहा कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। अब ये जो तीर का निशान अंदर को है तो इसका मतलब ये धारा आ रही है, तो इनको तो ले लो एक साइड में, I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो जाने वाली धारा है माइनस I4 माइनस I5, और बराबर क्या है 0। कहने का मतलब कि टोटल I का मान क्या होता है भाई 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किरचॉफ का पहला नियम है, तो संधि का नियम तो हम इसको कहते ही हैं, लेकिन भाई ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्यों? जब इसमें टोटल धारा का मान 0 है तो उसका मतलब आवेश का मान भी 0 होना चाहिए। होना क्या चाहिए? होगा ही, बस सीधी सी बात है। I बराबर क्यों अपॉन टी, जब I का मान 0 तो Q का मान 0, इसका मतलब आवेश भी 0। अच्छा, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इतनी बात भी आप जानते रही हो। और दूसरे नियम को हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर वोल्टा में सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, दूसरा नियम किस पर आधारित है। तो इतनी बात भी आप जानते रहा करो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ भाई। यहाँ पर धारा घनत्व J तथा अनुगमन वेग VD में क्या संबंध है, ठीक है। कल भी इसके जैसा एक न्यूमेरिकल कराया था मैंने आपको। तो अगर मैं धारा घनत्व की बात करूँ यहाँ पर भाई, तो धारा घनत्व J बराबर VDNE। अगर आपको धारा घनत्व J और VDNE, जहाँ VD क्या है अनुगमन वेग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये धारा घनत्व, ठीक, ये होगा भाई फॉर्मूला। चलिए इसके बाद अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको कह रहा है क्या कि विद्युत बल संबंधित कूलाम का सूत्र लिखिए। और बच्चे बच्चे के ये क्वेश्चन याद होगा कि कूलाम का नियम, वैसे ये सैंपल पेपर कुछ ज़्यादा ही आसान है ना। तो देखो इसमें मैं अगर बता दूं बल, विद्युत बल संबंधित कूलाम का नियम, तो क्या होता है कूलाम का नियम है बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ठीक है। अगर बच्चों आपको हिंदी भी लिखनी हो इसकी, अगर आपको इसकी हिंदी भी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे मैं आपको समझा रहा। देखो मैंने कहा कि दो बिंदु आवेशों, ये दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2, ठीक है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी R, लगने वाले विद्युत बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा उनके आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होती है। और अगर हम दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखेंगे 1/R², और ऊपर क्या है Q1 Q2, और जैसे आप इसको हटाइएगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ये मान आपका आ जाएगा निकल कर। तो बच्चों इतनी बात आप सबकी समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। फिर हमारे पास खंडशः है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 30 माइक्रोफैरड एवं प्रेरकत्मिश L और 20 mH मिली हेनरी, ठीक है जुड़े हैं, परिपथ में कोणीय आवर्ती गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए भाई अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा कैसे सोल्व होगा। तो इसमें दिया है आपको माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड मीन्स C का मान दिया है भाई, और ये प्रश्न नंबर 3 का क्या है। तो C का मान कितना दिया है इसमें 30 माइक्रोफैरड, और L का मान दिया है 20 mH मिली हेनरी, है ना। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई इसके बाद कोणीय आवर्ती, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोणीय आवर्ती का ये ओमेगा बराबर 1/√LC फॉर्मूला होता है।
तो ये क्वेश्चन आप सभी की समझ में आ भी रहा होगा। तो एल का मान है कितना, चलो इसको पहले कन्वर्ट कर लो, माइक्रोन को ख़त्म करो यहाँ। तो 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड और 20 गुणा 10 की घात माइनस के 3 हेनरी। सही है। अब रखो मान यहाँ। अब एल का मान है 20 गुणा 10 की घात माइनस के 3 और सी का मान है 30 गुणा 10 की घात माइनस के 6। चलो एक चीज़ करो जाए। अब तुम मुझे एक बात बता दो कि भाई 2 3 600 और गुणा ये 10 की घात माइनस के 9। ठीक है भाई। अब ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 60 गुणा 10 की घात एक इधर ले लो तो 10 की घात कितना हो जाएगा 8 माइनस के 8। बच्चे मैंने ये 10 की घात 9 में एक इधर लिया। देखो एक बार फिर से जरा गौर करो, माइनस के 3 माइनस का 6 तो माइनस के 9 और 2 की गुणा 3 में करी 2 3 6 और ये 0 दोनों एक साथ रख ली। ठीक है। ये मैथ वाले बच्चे गौर कर लो, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में जो मिस्टेक करते हैं ना ये हमारे मैथ वाले बच्चे ही करें। ठीक है। ये समझ में आ गया आपकी, कैलकुलेशन एकदम ईजी है। और ये 0 हमने क्यों ली, क्योंकि अब इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा ना, इसलिए 0 ली। अच्छा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठा कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट हो तो इसके बदले में 60 के बदले में क्या निकाल लेंगे, 60 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं। तो चलो इसका एक तरीका बता रहा मैं आपको। आप सबको बता के अगर 49 हो तो 7 का स्क्वायर और अगर 64 हो तो 8 का स्क्वायर। अब समस्या ये है कि 60 है और आप समझ सकते हो 60 है 64 के नज़दीक, तो उसका मतलब 50 अगर होगा तो 7.1 7.2 7.3 7.5 इस तरीके से। तो 7.4 मान लूँ या 7.8 मान लो। चलो 7.8 मान लो, अधिकतम मान लो, क्योंकि 64 के नज़दीक है ना यो, बस 60 64 के ज़्यादा नज़दीक है 49 के। 7.8 मानने में ज़्यादा फायदा है। तो 7.8 और गुणा 10 की घात माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से कट गया अंडर रूट, तो ओमेगा बराबर आ गया 1/7.8 और गुणा 10 की घात माइनस के 4 और इसको भेज दो आप ऊपर तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात 2। ये 100 पता पर क्यों लिया, ये भी 10 की घात ऊपर 4 जाएगा ना, तो 2 को मैं साइड में ले रहा ताकि ये भी कटता जा सके बेचारा, इसका भी भला हो सके। या 3 ले लो, चलो 3 ले लो और पॉइंट हटा के इसका 0 बढ़ा लो। ठीक है। भाग दे लियोगे अब तो ये आ जाएगा भाग दे कितना हर्टज। ठीक है। आवर्ती, तो आवर्ती का मात्रक होता है हर्टज। बताओ इतनी बात सबकी समझ में आ गई भाई। 100 को 78 से भाग देना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर अभी भी मैथ वालों को मुश्किल लग रहा होगा तो मुझे बता दो कमेंट करके, मैं आपको ऑफलाइन तरीके से इसका भाग करवा दूंगा भाई। वैसे इतने छोटे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, तरीका आपको समझा ही दिया। गुणा भाग आराम से करते रहिए बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई इसके बाद किसी वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर तथा इसमें 7 एम्पीयर की धारा बह रही है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई इसको भी कर लिया जाए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो तीसरे का क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो आर, देखो जरा त्रिज्या आर का मान दिया है भाई 6 में, आर का मान दिया है कितना 0.01 मीटर और आई का मान कितना दिया है 7 एम्पियर और आगे वो दे रहा है चुंबकीय आघूर्ण एम का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एम बराबर होता है आई ए। पता है फॉर्मूला आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले चैप्टर में, जहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में हमने एक चुंबक लिया था ध्रुव सामर्थ्य, है ना, याद आ रहा होगा। एक साइड में हमने -m और एक साइड में +m और बीच की दूरी 12 लिया था। तो वहीं उसी पार्ट में, चैप्टर का नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन उसी चैप्टर में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो m बराबर आई ए। तो आई दरअसल बच्चों जो हमारे NCERT सरकारी किताबें हैं ना, उसमें दरअसल चैप्टरों के नाम थोड़े स्पष्ट नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे रख रखे, और प्राइवेट किताबों के चैप्टर के नाम अलग अलग हैं क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े खंड अलग अलग डिवाइड कर रखे। तो सबसे बड़ी समस्या है ये। तो इसलिए चैप्टर का रास्ता नहीं लगता कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ा जा रहा। बस जैसे आप समझ रहे वैसे समझते जाओ। मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर आप इसको बुक्स में ढूंढना चाह रहे हो कि कहाँ मिलेगा न्यूमेरिकल, तो मिलेगा आपको जहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपने एकदम डीप अध्ययन किया था। ठीक है। चलिए तो भाई
इस क्षेत्रफल को तो आप बचपन से पढ़ते ही रहे होंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई का मान 7। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया भाई, जानबूझ के उन्हें पता था ना को पाई का मान धरना पड़ेगा 22/7 और आर का मान 0.1 और गुणा 0.01। 7 से 7 कैंसिल, पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा लो और पॉइंट हटा के यहाँ भी 2 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 22 गुना क्या, 1 कम 1, तो 22/10 की घात माइनस के सॉरी प्लस के 4 और 22 गुना 10 की घात माइनस के कितना आ जाएगा 4। ये आ गया तुम्हारा मान एम्पियर मीटर, ठीक है। मैंने कहा एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। लिखना चाहो लिख लो, लिख ही लो बल्कि, ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा बता दिया करो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को किस प्रकार कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों की समझ में क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इतनी चीज़ अगर आपने समझ ली, जान ली, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, साइक्लोट्रॉन के लिए अनुनादी आवर्ती का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ठीक है। साइक्लोट्रॉन के लिए अनुनादी आवर्ती का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो आप इसको जो है देख लो एक बार बच्चों। साइक्लोट्रॉन ऐसा ही हो क्या बताओ, देखो ये साइक्लोट्रॉन है, ये साइक्लोट्रॉन है जिसमें क्या था, जिसमें क्या था, 2 डीज था। ये इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या था, डीज, और इस डीज में हमने क्या किया था, प्रत्यावर्ती धारा भेज दी थी इसके अंदर। और बच्चों यहाँ हमने कुछ रख दिया था प्रोटॉन आयन वगैरह, तो इसमें क्या होता था कंपन, और कंपन करने के बाद ये जो है घूमता था और उसको त्वरित कर दिया जाता था। तो ये साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है आपको कि इसके अंदर अगर आप चाहो डीज D1 डीज D2 एक डीज ये है भाई। डीज का मतलब होता है ये डी अक्षर टाइप के हैं, ठीक है तो ये गोल पर लेकिन डी अक्षर है। अब दो आप डी अक्षर को मिलाओ, देखो एक डी ये हो गया, एक डी ये हो गया, तो दोनों को मिलाओगे तो देखो ऐसे नहीं बनेगा आपके पास डी, यही तो है इसमें और क्या, ठीक है। समझ में आ गया आपकी। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या रहा है कि आपके लिए जो अनुनादी आवर्ती है तो उसका फॉर्मूला आपसे क्या रहा है। चलो एक बात बताओ कि आपने जब इस तरह का एक न्यूमेरिकल किया था ना, आपके याद होगा, तो जब आपने इस तरह का न्यूमेरिकल किया था जिसमें ये वेग, ठीक है, वृत्ति के लिए, तो मैंने कहा चुंबकीय जो बल होता है, चुंबकीय बल और अभिकेंद्र बल दोनों बराबर हैं। तो मैंने कहा चुंबकीय बल और अभिकेंद्र बल दोनों क्या है यहाँ पर, अभिकेंद्र बल दोनों बराबर है। चुंबकीय बल क्या होता है क्यू वी वी और अभिकेंद्र बल mv²/r, सही है। तो v से v कैंसिल कर दो एक, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या बच जाएगा बताओ, या त्रिज्या का मान निकाल लो यहाँ से, चाहो आप यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लो, ठीक है, या वेग का मान निकाल लो। अच्छा वेग बराबर क्या हो, आर ओमेगा, मतलब जो रेखीय वेग है, रेखीय वेग v बराबर आर ओमेगा। आप v का मान क्यू बी बराबर m r ओमेगा बटे r, तो एक r से एक r कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या निकल के आ रहा, ओमेगा बराबर निकल के आ रहा क्यू बी अपॉन m, ठीक है, ये ओमेगा का मान होगा। अब जब ये क्यू बी बटे m होगा तो तुम्हें मैंने कहा अगर मान लीजिए मैं वेग के वेग के लिए v बराबर आर ओमेगा लगा दूं, तो भाई v की जगह क्या रखा हमने, आर ओमेगा रखा, और आर ओमेगा की वजह से क्या कर दिया, आर से आर कैंसिल, तो क्यू बी बराबर क्या होगा m ओमेगा, तो m चला गया बटे में, तो ओमेगा बराबर आएगा क्यू बी अपॉन m। m क्या यहाँ पर द्रव्यमान है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि जो हमारा चली गई जो समय है वो चली गई दूरी बटे 4 होता है, और चली गई दूरी मीन्स आधी चली गई दूरी, देखो ये आधा है ना, तो आधे परिधि यानी कि अर्धवर्त की परिधि के लिए तो क्या लगाइएगा, अर्धवर्त की परिधि के लिए ये लगा दिया, चली गई दूरी इतना है पाई आर, ठीक है, पाई आर। तो ये हमारे पास होगा।
और अगर हम पूरी दूरी की बात करें तो 360 डिग्री पे घूमेगा, लेकिन आधे की अगर हम बात करें तो कितना चलेगा, पाई 180 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये अर्धवर्त के लिए आधा टी, और जब हम पूरे वर्त की बात करेंगे बच्चों, तो पूरे वर्त के लिए हमारे पास जो बड़ा टी होगा, तो पूरे वर्त के लिए बड़ा टी बराबर हो जाएगा 2t, क्योंकि डी कितने हैं 2, तो टी का मान आपका जो भी आया वो यहाँ रख देंगे। तो टी बराबर 2, और तो टी का मान आपके पास पाई एम और अपॉन क्यू बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास आवर्तकाल का मान। और क्वेश्चन में क्या रहता है, वो आपको साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, और आवृत्ति को प्रेजेंट करते हैं एफ से फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1 अपॉन आवर्तकाल, तो एफ बराबर आ जाएगा 1 अपॉन, और टी का मान कितना 2 पाई एम और अपॉन क्यू बी। तो बेसिकली जो क्यू बी है वो चला जाएगा ऊपर, तो एफ बराबर आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये आ जाएगा निकल के साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का मान। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और टाइम भी भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि वीडियो में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। तो इसके बाद हमारे जो अगले क्वेश्चन हैं खंड दया के, तो इनका अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज के लिए केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को बहुत अच्छे से आपने एंजॉय करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपनी पढ़ाई करिए तो हर तरीके से, क्योंकि आपको पेपर में एकदम एग्जाम को फतेह करना है।